हेलो त्रियन फैमिली, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आप सभी लोग को बढ़िया होना भी चाहिए। तो चलो फटाफट से अपने एपिसोड का एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इस एपिसोड में क्या न्यू होने वाला है। मे बी कि ये एपिसोड शायद थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो सकता है। रीजन आपको पता है क्योंकि यहाँ पे हमें पता चलने वाला है कि जो क्लेन जोयान को देने वाला है या नहीं। तो फटाफट से आप लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आप लोगों ने कुछ न्यू सीरीजेस बोली है, किसी ने कहा है ग्रेट रूलर का ट्रेलर एक्सप्लेन कर दूं। ओके ब्रो, मिल जाएगा आपको ग्रेट रूलर का ट्रेलर सेकंड चैनल पे। तो चलो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर भी दिया, बड़े तेज हो रहे हो। तो एपिसोड एक्सप्लेन करते हैं। मैं पिछला एपिसोड बता देता हूँ। पिछला एपिसोड में हमने कुल मिला के देखा था ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन, जहाँ जो यान के ब्लड को डेमोनिक ब्लड के साथ मिक्स किया गया था, क्योंकि जो डैमेज थे वही सील फॉर्मेशंस को अब्सॉर्ब कर सकते थे और ह्यूमंस जो थे वो कर सकते थे फ्लेम्स को अब्सॉर्ब, और ऐसे ही जो मॉन्स्टर थे वो घोस्ट सोल को अब्सॉर्ब कर सकते थे। ऐसे ये तीनों एक एक चीजें अब्सॉर्ब कर सकते थे। पता नहीं किस चूतिए ने ऐसा रीजन बनाया, लेकिन अपने ठरगी को तो तीनों चीजें चाहिए। तो तीनों चीजें चाहिए तो तीनों ब्लड होना चाहिए। तो जोयान के पास अब 2 ब्लड लाइन हो चुकी है, जिसमें अपने ठरगी को काफी ज्यादा पेन हुआ था, लेकिन आखिरकार अपना महाशक्तिशाली ठरकी ये प्रोसीजर कंप्लीट कर लेता है। दूसरी तरफ हमने देखा था वहाँ 5 ब्लैक बंदे अपेयर हुए थे आउटर वर्ल्ड में, जो सील को तोड़ने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन ओल्ड जान द्वारा बनाई गई सील उन्हें कहती है बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं है। इसीलिए वो बंदे बेचारे चुपचाप लौट जाते हैं और जियो क्लेन में जाके कहते हैं जोयान को हमको दे देना, वरना जियो क्लेन की लंका लगा देंगे। तभी एल्डरली कहते हैं अरे बिल्कुल बिल्कुल, आप परेशान मत होइए। तभी जियो कोई कहती है ऐसे कैसे, मेरे होने वाले बच्चों के पापा हैं वो, आप ऐसे कैसे उसे दे सकते हैं। काइलिन इसे फोड़ेगी भाई, बहुत बेइज्जती करती है काइलिन इसकी। इनके बीच में फुल कंट्रोवर्सी चलती है, जो यान मेरा है, जो यान मेरा है। खैर आगे देखेंगे ये तो। साथ ही जोली ये डिसीजन जो बूटियान की तरफ देकर वहाँ से निकल जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है जो यान के पास अर्थ कंपस है, उससे वो भागने में कैपेबल हो सकता है। और जो बूटियान खुश हो रहा होता है कि अब तो मैं जो यान को भेज दूंगा, जियो क्लेन में अब मेरा राज। और ये एपिसोड मैं वहीं पे बेशर्मी से एंड कर देता हूँ। तो ये एपिसोड स्टार्ट होता है जस्ट वहीं से। 108 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। तो बार बार मैं चैप्टर्स को मेंशन नहीं करूंगा, लेकिन इतना बता देता हूँ हर एपिसोड में मैं 8 to 10 चैप्टर्स कवर करता हूँ। तो इतना चैप्टर काफी है। जिसके बाद हमें जो यान वाला एरिया दिखाया जाता है, जहाँ पे जो जगह होती है वो काफी ज्यादा ब्लडी फॉग से घिरी हुई होती है, और वहाँ पे काले बादल गरज रहे होते हैं, और उन काले बादलों के नीचे एक फिगर बैठी हुई होती है जो पूरी तरीके से ब्लड रेड होती है ब्लड एनर्जी के कारण, लेकिन उसकी बॉडी से काफी ज्यादा पावरफुल और डेविल ऑरे को फील किया जा सकता था। और ये और कोई नहीं बल्कि हमारा तुम्हारा सबका नकारा ठरकी जो यान होता है, जो कई दिनों से ब्लड एनर्जी को और इविल सोल को एब्जॉर्ब कर रहा होता है, और उसकी फ्लेम उसके ऑर्डर के कारण उसकी बॉडी के चारों तरफ घूम रही होती हैं। और इस टाइम पे जो यान की इस कलरफुल फ्लेम में जो हल्की येलो कलर की फ्लेम होती है वो धीरे धीरे डार्क होती जा रही होती है। साथ ही पहले जो 5 रुपए की बॉल के बराबर साइज की येलो कलर की फ्लेम थी, इस बार फुटबॉल के बराबर हो गई होती है। हालांकि जॉन ने अभी फील किया था कि कैओस होली फ्लेम अब तक पूरी तरीके से फ्यूज नहीं हुई है और इसमें अभी भी कुछ चीजें बाकी है। जिसके बाद जॉन बाकी चीजों को सोचना बंद करता है और मोसा ब्लड एनर्जी को अब्जॉर्ब करना कंटिन्यू रखता है। और कुछ ही दिनों के बाद उसकी पावर 1 स्टार डाउडी लेवल के लेट स्टेज पर पहुंच जाती है। और इसके बाद एक बार फिर से अट्रैक्ट होता है एम्परर टेबुलेशन। और ये दूसरी बार था जब जियो यान 2 स्टार डाउडी लेवल के एम्परर टेबुलेशन को फेस करने वाला था। साथ ही इस बार का जो एम्परर टेबुलेशन होता है ये पिछली बार की तरह खूंखार नहीं था, क्योंकि इस बार कोई भी थंडर डेमन अपेयर नहीं हुआ था। जिसके बाद जॉन अपने हाथ को ऊपर उठाता है और अपनी फ्लेम का यूज करते हुए फायर ड्रैगन्स को क्रिएट करता है, जो यान के चारों तरफ घूमने लगता है और जो यान के ऊपर अपेयर होने वाली लाइटिंग्स को डिस्ट्रॉय करने लगता है। साथ ही इस टाइम पे जो यान के कैओस होली फ्लेम के कारण आसपास का जो ब्लड एसेंस होता है वो भी धीरे धीरे मेल्ट हो रहा होता है और जो यान से दूर हो रहा होता है। जिसके बाद जो यान सोचता है कि क्यों ना यहाँ पे कैओस होली फ्लेम का यूज करते हुए फायर लोटस को ट्राई किया जाए, क्योंकि जो यान इसकी पावर भी जानना चाहता था और हमारी त्रियन फैमिली भी इसकी पावर जानना ही चाहती है। इसीलिए जो यान स्माइल करते हुए अपनी क्वीन एनर्जी को इकट्ठा करते हुए कैओस होली फ्लेम और उसकी डाउकी कॉन्टिनेंट की फ्लेम्स को मिलाते हुए तुरंत एक लोटस को क्रिएट करने लगता है। जिसके बाद कुछ ही टाइम बाद एक फायर लोटस वहाँ क्रिएट होता है, जिसके अंदर हल्की येलो कलर की फ्लेम साइन हो रही होती है। जिसके बाद जो यान कहता है जा बच्चे जा, लंका लगा दे। और इतना कहने के बाद कैओस होली फ्लेम के साथ जुड़ा हुआ ये फायर लोटस काफी ज्यादा स्पीड के साथ लाइटिंग्स के अंदर घुस जाता है, बादलों की लेयर को चीरता हुआ, लाइटिंग्स को पिघलाता हुआ, फड़फड़ाते हुए बादलों को डिस्ट्रॉय करने लगता है। जिसके बाद गड़गड़ाहट की आवाज थोड़ी तेज होती है और बादलों से तेज लाइट साइन होने लगती है। और देखते ही देखते ये सभी बादल एनर्जी लाइट में बदलकर सीधा ही जो यान की बॉडी के अंदर जाने लगते हैं। और इस एनर्जी के जो यान की बॉडी के अंदर इंजेक्ट होते ही जो यान की पावर एक बार फिर से 2 स्टार डाउडी लेवल पर पहुंच जाती है। लेकिन इस बार जो यान 2 स्टार डाउडी लेवल के इंटरमीडिएट लेवल तक नहीं पहुंच पाता। यहाँ तक कि ये डेमोनिक एनर्जी साइड स्पेस की तरह जहाँ जो यान पहले घुसा था रिच नहीं होती, इसीलिए जो यान मुश्किल से ही
2 स्टार डाउडी लेवल के स्टार्टिंग लेवल तक पहुंच पाया था। देखो भले ही जोयान की पावर गिर गई हो, लेकिन ये जरूरी था ज्यादा स्पीड से पावर बढ़ाने के लिए, क्योंकि जोयान अगर डेमोनिक सील और घोस्ट सोल्स को अब्सॉर्ब नहीं कर पाएगा तो वो अपने फ्लेम मंत्रा को पावरफुल नहीं कर पाएगा और डाउडी को नहीं ब्रेक थ्रू कर पाएगा। इसीलिए कभी कभी शेर शिकार करने से पहले 1-2 कदम पीछे हटता है। ये सेम वही चीज है, समझे? समझदार हो तुम सब। हालांकि इस टाइम पे जॉन थोड़ा सा उदास भी होता है, क्योंकि पहले वो 2 स्टार के इंटरमीडिएट लेवल पर था और अब एक स्टेप पीछे आ गया। तभी लाओ जान कहते हैं, अरे बच्चे निराश क्यों होते हो? जानी, तुम्हें पता होना चाहिए ज्यादा डेमोनिक एनर्जी को ऑब्जर्व करना जरूरी नहीं है कि अच्छी बात हो। वैसे भी यहाँ हमारे आने का मोटिव कंप्लीट हो चुका है। तुम्हें 2 स्टार डाउडी पे ब्रेक थ्रू कराना था, तो ज्यादा लालच अच्छी बात नहीं है। साथ ही यहाँ पे तुम्हें काफी ज्यादा एक्सपीरियंस भी मिला है। साथ ही ये थोड़ा इजी है, लेकिन डेमोनिक ग्रेवयार्ड के अंदर अभी भी कुछ छुपा हुआ लगता है और ये उतना इजी नहीं है जितना ये नॉर्मली दिखाई देता है। हालांकि आप चाहें तो अंदर जाकर देख सकते हैं, क्योंकि मुझे भी नहीं पता कि वो चीज क्या है, शायद आपके काम आ जाए। और ऐसा कहते हो वो आंख मारते हुए जान के कंधे थपथपाते हैं, तो जोयान भी बिना किसी मजाक के ओल्ड जान को सीरियस तरीके से देखते हुए सिर हिलाता है और खुद से ही कहता है कि जब ओल्ड जान अंदर नहीं देख सकता तो जरूरी कुछ ना कुछ तो खतरनाक होना चाहिए। जिसके बाद वो कहता है क्या हमें सच में डायमंड ग्रेवयार्ड के अंदर जाना चाहिए? कुछ खतरा भी हो सकता है। भाई अभी उसकी शादी भी नहीं हुई, 5-6 शादियां तो वो करने वाला है। हालांकि ओल्ड जान जब कोई रिप्लाई नहीं करते तो जॉन जान जाता है अंदर कुछ तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है और वो अपनी स्पिरिचुअल पावर को चारों तरफ फैला देता है और एक शिफ्ट की आवाज के साथ काफी स्पीड के साथ पीछे काफी आफ्टर इमेज को छोड़ता हुआ जोयान सनासन आगे भागने लगता है। और यहाँ पे जोयान एक्सप्लोसिव स्टेप और 3000 लाइटिंग मूवमेंट का यूज कर रहा होता है और अपने बोन विंग्स को भी उसने अपेयर कर लिया होता है। साथ ही एल्डर जान के अपग्रेड कर देने के बाद ये जो विंग्स है ये भी काफी ज्यादा फास्ट हो गए होते और पहले ही जोयान के ऑक्टेन ब्लास्ट और जान के येलो स्प्रिंग पाम फिंगर और डिवाइन एंगर उन्हें भी उन्होंने अपग्रेड कर दिया था। साथ ही स्टार स्काई चेंज 3 मिस्टीरियस चेंज को इसको भी उन्होंने अपग्रेड कर दिया था, जिसका यूज करते हुए जोयान कम टाइम के अंदर कैओस होली फ्लेम का यूज करते हुए अपनी पावर को सुधार सकता था। और ये सभी वो बैटल स्किल थे जिसे जोयान ने कभी नहीं छोड़ा था और ये जोयान सबसे अच्छी तरीके से जानता था। हालांकि जान लाओ द्वारा अपग्रेड किए जाने के बाद ये बड़ी मुश्किल से ही हेवनली लेवल तक पहुंच गए थे या उससे आगे निकल गए थे, जो जोयान के लिए पहले ही खुशी की बात थी कि इस लेवल के अटैक को स्ट्रॉन्ग अटैक माना जा सकता था। और उड़ते हुए जोयान नीचे जमीन की तरफ देखता है। रास्ते में काफी अजीब माउंटेन पीक्स होती हैं, तो कभी कभी कुछ लैंड के नीचे काफी प्रीशियस मेडिसिनल इंग्रेडिएंट भी उगे हुए होते हैं। इसलिए जोयान रास्ते में कई बार खुद से रुकने को नहीं रोक पाता। आखिरकार ये मेटल और इंग्रेडिएंट जोयान इकट्ठा करना चाहता था। भाई लाला चाह लपलपो। साथ ही यहाँ पे जो जोयान ने मेटल इकट्ठा किए थे वो सभी क्रिस्टल की तरह होते हैं, जो काफी ज्यादा एनर्जी से भरे हुए थे। यहाँ तक कि डाउकी कॉन्टिनेंट के अंदर तो इन मेटल्स की एनर्जी लगभग 0 होती थी, लेकिन डाउडी कॉन्टिनेंट के अंदर इनके अंदर काफी नशीली एनर्जी थी। और अगर जोयान इन इंग्रेडिएंट और मेटल्स को इकट्ठा करता है तो उसे पता था कि बाजार में से काफी ऊंची कीमत में बेचा जा सकता था, जिसके बाद तो पैसा ही पैसा होगा। साथ ही रास्ते में जॉन को काफी सारी ग्रेव्स भी मिलती हैं, जहाँ पे पावरफुल डायमंड क्लेन के डैमेज को दफनाया गया होता है। हालांकि जॉन यहाँ पे ज्यादा नहीं रुकता और अंदर के एरिया की तरफ उड़ान भरना कंटिन्यू रखता है। साथ ही जॉन ने पाया था कि वो जितना ज्यादा अंदर जाता जा रहा है, आसपास की ग्रेव, मेडिसिनल इंग्रेडिएंट और मेटल्स कम होते जा रहे हैं और एयर और भी ज्यादा वाइल्ड होती जा रही है। जिसके बाद जॉन अपनी भौहें चढ़ाता है, लेकिन अंदर जाना कंटिन्यू रखता है। और जाते जाते जोयान के सामने एक बहुत बड़ी इमारत आ जाती है। इमारत काफी ज्यादा शानदार और शांत लग रही होती है। साथ ही इसका हर एक पिलर मेटल की तरह क्रिस्टल साइन कर रहा होता है और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है। मतलब अंदर जो कुछ भी करेंगे वो बाहर भी दिखेगा। सबके मजे हैं। फिर तो गंदा मत सोचो, मैं खाना पीना नहाना धोना की बात कर रहा हूँ। जब ट्रांसपेरेंट है तो सब कुछ ना दिखेगा। हो सकता है सिर्फ पिलर बस ट्रांसपेरेंट हो, राइटर जाने। साथ ही ये जो मीनार होती है काफी ज्यादा लग्जरियस दिखाई दे रही होती है और हमें पता है हमारा राइटर तो झोपड़पट्टी में भी अगर एक्साइटमेंट से लिख रहा है तो उसे भी शानदार बना देता है। जिसके बाद जॉन आसमान में उड़ते हुए देखता है कि इस पैलेस के ठीक नीचे जमीन पर एक काफी बड़ा प्रिंट होता है। साथ ही इस प्रिंट का जो आकार था वो बेहद अजीब था। साथ ही इसके अंदर से काफी कोल्ड एनर्जी प्रोड्यूस हो रही होती है। साथ ही एक क्रिस्टल पैलेस सीधा ही इस प्रिंट के ऊपर बना हुआ होता है। हालांकि जॉन 3000 लाइटिंग मूवमेंट का यूज करते हुए बहुत जल्दी ही इस पैलेस के गेट पर पहुंच जाता है। और उसके बाद जैसे ही जॉन अपने राइट पैर के साथ महल की चौखट को क्रॉस करता है नई बहू की तरह की, तभी अंदर से नाराज सास की तरह एक पावरफुल ऑरा आता है और जोयान को बाहर खदेड़ देता है। तभी ओल्ड जान की आवाज आती है, अबे पागल हो गया है क्या? कहीं भी नहीं घुसना पड़ता, पहले चीजें तो देख ले। यह देखकर जॉन बड़ी मुश्किल से अपने आप को स्टेबल करता है और अपने हाथों को अपने चेस्ट पे क्रॉस करते हुए कहता है, अभी अभी किस शक्ति ने मुझे मारा? और जॉन काफी सीरियस होता है। तभी ओल्ड जान कहता है, मुझे क्या पता, वैसे तुम अपने सामो पपेट को यूज क्यों नहीं करते यहाँ पे? और एल्डर जान का सजेशन सही भी था,
क्योंकि जाहिर तौर पर उन्हें भी नहीं पता था कि अंदर कौन सा पावरफुल पर्सन विराजमान है। ये देखकर जियान कहता है जो हुक्म मेरे आका, और इसके बाद वो तुरंत ही सामो पपेट को बोलता है अंदर घुसकर पील दे जो कोई भी हो। और फिर क्या, ये सामो पपेट ना लेफ्ट देखता ना राइट देखता और सीधा ही आंखें उसकी रेड साइन होती है और वो घुस जाता है महल के अंदर। ये देखकर जोयान और जान लाओ एक ही टाइम पे कहते हैं ये बंदा अंदर घुस सकता है, ये कैसे अंदर घुस सकता है। हालांकि अभी वो पपेट अंदर कदम रखने ही वाला था कि तभी एक दबी हुई आवाज आती है और पपेट के अंदर की सीलें डिस्ट्रॉय होने लगती हैं। ये देखकर जोयान और ओल्ड जान दोनों ही कहते हैं निश्चित तौर पर यहाँ पे कोई पावरफुल फॉर्मेशन है जो कि वास्तव में डायमंड पपेट के भी सील को तोड़ सकता है, तो जाहिर तौर पर यह काफी ज्यादा पावरफुल भी होना चाहिए। दूसरी तरफ जोयान की तो हार्ट बीट काफी ज्यादा बढ़ गई होती है क्योंकि सामो पपेट की सील टूट गई थी, तो सामो पपेट की बॉडी धीरे धीरे खराब हो रही होती है और इसकी जो बॉडी थी और चपटी होती जा रही थी, जिसका मतलब था उस पावरफुल एनर्जी द्वारा इसे काफी बड़ा झटका दिया गया था। यहाँ तक कि सामो पपेट की फिजिकल स्ट्रेंथ का कंपैरिजन तो 3 स्टार डाउडी लेवल के वॉरियर की बॉडी से भी नहीं किया जा सकता था, लेकिन वास्तव में उसकी हालत ऐसी कर दी गई थी। और कुछ ही टाइम के बाद बूम की आवाज के साथ सामो पपेट की बॉडी को कुचल कर मांस के टुकड़ों में बदल दिया जाता है जो सभी जगह उड़ जाता है। ये देखकर जोयान उदास होकर रगभर रोने वाला होता है कि उसके इतने पावरफुल पपेट को डिस्ट्रॉय कर दिया। आखिर सामो पपेट उसके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकता था, लेकिन उसने उसकी मदद को खो दिया था। साथ ही सामो पपेट के डिस्ट्रॉय होने के बाद उस गेट के ऊपर 2 ब्लडी स्क्रॉल दिखाई देते जिसके अंदर कुछ इंफॉर्मेशन लिखी हुई थी जो मेरे वंश के नहीं है या सबऑर्डिनेट्स नहीं है या डिसेंडेंट नहीं है, वो केवल मारे जाएंगे। जो मेरी रॉयल फैमिली से नहीं है उन्हें मार दिया जाएगा। साथ ही इन दोनों लेटर्स के अंदर का जो ऑरा होता है काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा होता है और काफी रिच भी और ईगोफुल तो लग ही रहा था। साथ ही इन लेटर के अफेयर होते जोयान और जान लाओ दोनों ही समझ जाते हैं कि माजरा क्या है, जिसके बाद जान लाओ कहते हैं तो क्या ये डेमोनिक क्लेन के शाही ब्लड से हैं, तो इस पैलेस में एंटर होने के लिए डेमन के शाही ब्लड की जरूरत होगी। ऐसा लगता है कि हम इसमें एंटर नहीं कर पाएंगे। और ऐसा कहते हुए जोयान अफसोस करता है कि इस चक्कर में उसका सामो पपेट भी डिस्ट्रॉय हो गया। आखिरकार बेचारे के पास भी तो रॉयल ब्लड नहीं था। तभी ओल्ड जान कहते हैं हार मान लो, अबे पगला गए हो का बे, मैं महसूस कर सकता हूँ अंदर तुम्हारे लिए कुछ ज्यादा कीमती मिलने वाला है, तुम ऐसे हार कैसे मान सकते हो, वो भी इतने प्रीसियस मूवमेंट पे। और ऐसा कहते ओल्ड जान स्माइल कर रहे होते हैं ओ बेटा जी। तभी जोयान कहता है आप कहना क्या चाहते हैं, और वो काफी हैरान होता है कि क्या ये बंदा कभी सीधी सीधी बातें कर पाएगा। तभी ओल्ड जान कहते हैं 3 मिस्टीरियस चीजों में से एक घोस्ट, मुझे लगता है वो यहाँ तुम्हें मिल सकता है। ये वर्ड सुनकर तो जोयान भी एक्साइटेड हो जाता है कि वास्तव में वो यहाँ पे मिल सकता है, और सामो पपेट को खोने की उदासी तुरंत ही गायब हो जाती है। लेकिन वो तुरंत ही कहता है लेकिन जो पावर सामो पपेट को डिस्ट्रॉय कर सकती है वो तो मुझे चुटकियों में डिस्ट्रॉय कर सकती है, यहाँ तक कि मेरा पपेट अंदर नहीं जा पाए तो मैं अंदर कैसे जा पाऊंगा। तभी ओल्ड जान कहते हैं वैसे जहाँ तक मुझे लगता है पूरे डाउडी कॉन्टिनेंट को देखते हुए डायमंड क्लेन के रॉयल ब्लड वाले 5 से ज्यादा लोग जिंदा नहीं होंगे जो कि इस पैलेस के अंदर एंटर हो सकते हैं और यहाँ से जिंदा वापस आ सकते हैं। यह सुनकर तो जान चौंकते हुए कहता है केवल 5, तो वो कितने ज्यादा पावरफुल होंगे। जिसके बाद जोयान सोचता है क्या ओल्ड जान की पावर इन 5 में होगी, क्या वो इससे ज्यादा पावरफुल है। जिसके बाद जोयान कहता है ओल्ड जान क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ, पूरे डाउडी कॉन्टिनेंट की प्रेजेंट टाइम की सबसे स्ट्रॉन्ग पावर कितनी है। जिसपे ओल्ड जान जोयान की तरफ देखते हुए कुछ सोचते हैं और इसके बाद कहते हैं सबसे स्ट्रॉन्ग पावर शायद 9 स्टार डाउडी लेवल पर है। और ऐसा कहते हुए वो झिझक रहे होते हैं। तभी जोयान कहता है 9 स्टार ये अभी के लेवल है भाई, आगे भी और लेवल है, डाउ जियान भी है। जोयान पूरी तरीके से हैरान हो जाता है, उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके बगल में जो ओल्ड मैन है जो किसी भी टाइम पे उसे सपोर्ट कर सकता था उसके पास कम से कम 8 स्टार डाउडी या उससे ऊपर की पावर होनी चाहिए। जिसके बाद जोयान कहता है ओल्ड जान वास्तव में आपको अपनी पावर को बढ़ाते हुए मौत का सामना करना पड़ा, मेरे लिए तो ये वास्तव में और भी कठिन होने वाला है। तभी ओल्ड जान टॉपिक चेंज करते हुए कहते हैं दूसरों के लिए इस पैलेस से गुजरना कठिन हो सकता है, लेकिन तुम्हारे लिए इससे गुजरना कठिन बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ये तो तुम्हारे लिए काफी आसान है। यह सुनते हुए जोयान की आंखें साइन होती है और वो तुरंत ही कहता है मेरे लिए आसान, मैं कैसे पास हो सकता हूँ। जोयान ने कभी नहीं सोचा था ओल्ड जान ऐसा कहेंगे। तभी ओल्ड जान कहते हैं बेशक तुम हो सकते हो, ब्लड लाइन है। जोयान कभी से में यही इंप्रेशन होता है और वो कहता है ब्लड लाइन की पावर। जिसके बाद वो कहते हैं हालांकि मेरे लिए भी इस पैलेस से पास होना काफी ज्यादा कठिन है, 2 स्टार डाउडी के बारे में तो तुम सोचना ही छोड़ दो, लेकिन एकमात्र रीजन ब्लड लाइन है जिसके कारण आप यहाँ से बाहर क्रॉस हो सकते हैं। साथ ही डायमंड ब्लड को ऑब्जॉर्व कर लेने के बाद आपकी ब्लड लाइन पावर इस कॉन्टिनेंट के अंदर काफी ज्यादा पावरफुल ब्लड लाइन में से है। साथ ही आपके पास इतनी पावरफुल ब्लड लाइन क्यों है अभी आपको बताने का टाइम नहीं आया।
आपको फ्यूचर में जरूर इसके बारे में पता चलेगा, क्योंकि मैं अगर आपको अभी बता दूंगा तो हो सकता है ये आपके लिए अच्छी बात ना हो। और ऐसा कहते उनकी वॉइस काफी ज्यादा सीरियस होती है। तभी जो यान भी उनसे और ज्यादा क्वेश्चन नहीं करता, क्योंकि उसे पता था झान लाओ गोल्डन टावर के अंदर थे और जो यान का काफी साथ देते थे, इसलिए जॉन उनके ऊपर 100% ट्रस्ट कर सकता था। जिसके बाद जॉन कहता है तो फिर मुझे अभी अभी बाहर क्यों धकेल दिया गया था। तभी ओल्ड जॉन कहते हैं क्या तुम्हें इससे चोट लगी है। तभी जॉन कहते हैं ये सही है, मुझे बाहर तो धकेला गया लेकिन मुझे चोट बिल्कुल भी नहीं लगी। तभी वो कहते शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि आपकी ब्लड लाइन पावर अभी तक पूरी तरीके से अवेक नहीं हुई और इसने अपनी पूरी पावर को शो नहीं किया है। अगर आप अपनी सारी पावर अवेक करते हैं तो आगे बढ़ना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन ये डायमंड पपेट उसकी तरह नहीं होना चाहिए। और ऐसा कहते हो वो गोल्डन टावर के अंदर चले जाते हैं, जिसपे जो यान से हिलाता है और तुरंत ही याद करता है कि सामो पपेट को किस तरीके से डिस्ट्रॉय किया गया था। इसलिए उसे अभी भी काफी डर लग रहा होता है और माथे से पसीने की बूंदें गिर रही होती हैं। जिसके बाद जॉन 2 स्टार डाउडी लेवल के स्टार्टिंग लेवल की पावर को शो करता है। उसकी पूरी बॉडी उसके ऑरे से लिपटी हुई होती है और इसके बाद जॉन वापस से पैलेस के एंट्रेंस गेट की तरफ उड़ जाता है। और जब जॉन पैलेस के गेट पे पहुंचता है तो पावरफुल पावर एक बार फिर से आती है। ये देखकर जॉन थोड़ा सा गुस्से में अपने दांतों को पीसता हुआ बड़ी मुश्किल से कदम आगे रखता है और अपनी पूरी बॉडी के साथ महल के अंदर एंटर हो जाता है। हालांकि इसके बाद जो यान के बॉडी में थोड़ा सा फ्लक्चुएशन होता है और जॉन ब्लड की वॉमिटिंग करता है, लेकिन डायमंड पपेट जैसी हालत जो यान की नहीं होती। साथ ही जॉन की बॉडी थोड़ा सा झुकी हुई होती है, जैसे हजारों टन का बोझ उसके ऊपर आ गया हो। साथ ही उसके पैर इतने भारी थे कि वो उठाने में भी काफी ज्यादा उसे मुश्किल हो रही होती है। जो यान की आंखें लाल होती है और वो अभी भी पैलेस की तरफ धीरे धीरे बड़ी मुश्किल से बढ़ रहा होता है। जिसके बाद जॉन कहता है कितना बड़ा पैलेस का चौक है और ये पूरी तरीके से खाली है। साथ ही जॉन ने देखा था पैलेस के एंट्रेंस गेट पर एक छोटा सा काला डॉट जैसा होता है जो एक होल की तरह पैलेस के अंदर घुस रहा होता है। हालांकि जॉन के ऊपर जो प्रेशर पड़ रहा होता है वो जॉन की कम पावर के कारण भी था। जैसा कि झान लाओ ने कहा था कि उनके लिए भी इस पैलेस के अंदर एंटर होना काफी ज्यादा मुश्किल है, जो यान के लिए तो ये और भी मुश्किल था। दूसरी तरफ जॉन बड़ी मुश्किल से पैदल चलते चलते उस ब्लैक डॉट की तरफ बढ़ रहा होता है और 2 स्टार डाउडी लेवल की वॉरियर की कोई एनर्जी बहुत जल्दी ड्रेन हो जाती है। साथ ही छोटी सी डिस्टेंस इस टाइम पे काफी बड़ी लग रही होती है और जोयान को इस बीच काफी बार अपनी एनर्जी को वापस से रिकवर करने के लिए रुकना पड़ा था और आराम करना पड़ा था। साथ ही जोयान ने अपनी जर्नी के दौरान पाया था कि महल के चौक पर काफी सारी अजीब नक्काशी है और ये एक फॉर्मेशन की तरह दिखाई दे रहे होते हैं, रूइंस की तरह या सिंबल्स की तरह, जो कि किलिंग इंटेंट टोरे को रिलीज कर रहे होते हैं या कि लड़ाई और बैटल्स के सीन को शो कर रहे होते हैं। यहाँ कुछ बड़े और छोटे लोग होते हैं, कुछ मॉन्स्टर्स होते हैं और ये सीन काफी ज्यादा दुखद थे। साथ ही चारों तरफ का माहौल काफी दुखद और खूनी होता है, यानी मर्डरस होता है। साथ ही चलते टाइम जब जॉन इन नक्काशियों को देखता है तो दिल में काफी ज्यादा शक भी पैदा हो रहा होता है। लेकिन जॉन के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस के साथ ये पहली बात है जब उसने इतना आइकॉनिक माहौल बैटल सीन देखा होता है, जिसके कारण जॉन अपने दिल में अनुमान लेने लगता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि ये तस्वीरें और नक्काशी एशियन डिजास्टर्स को दर्ज करने के लिए बनाई गई थी और एशियन डेमोनिक ग्रेवयार्ड के अंदर एशियन डिजास्टर के बाद ये पीछे छूट गई थी। साथ ही जॉन काफी डरा हुआ होता है तो साथ ही क्यूरियस भी होता है और अपनी सोल एनर्जी को चारों तरफ शो करते हुए और फैलाते हुए जो यान आगे बढ़ना कंटिन्यू रखता है और थोड़ी दूर चलने के बाद जॉन आखिरकार फिर रख जाता है क्योंकि वो थक गया था और कोई एनर्जी ड्रेन हो गई थी। जिसके बाद वो क्रॉस लेग करके बैठता है, फिर आगे बढ़ना चालू करता है और ऐसा ही वो बार बार करते हुए ना जाने कितनी बार करता है। और अब महल का वो छोटा सा डॉट जो ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा होता है आखिरकार बड़ा हो गया होता है। साथ ही वो जितना बड़ा होता जा रहा होता है जॉन को उससे उतना ही अजीब और फील हो रहा था और आखिरकार ये अब उसके सामने आ गया होता है। तो ये एक स्टोन गेट होता है जो कि चौकोर स्टोन के एक ढांचे की तरह बना हुआ होता है और इस फ्रेम के बीच में घूमता हुआ ब्लडी वॉर्टेक्स होता है जिससे एक एशियन पावरफुल ऑरा रिलीज हो रहा था। साथ ही स्टोन गेट के दोनों तरफ 2 स्टोन स्टैचू खड़े हुए होते हैं जो कि बिल्कुल जिंदा लग रहे होते हैं। साथ ही जॉन इस ब्लडी वॉर्टेक्स को देखते हुए धीरे धीरे ऊपर चला जाता है। तभी अचानक एक लाइट की रेस धीरे धीरे वॉर्टेक्स के सामने अपियर होती है और एक तेज लाइट साइन होती है और जॉन अपना लेफ्ट हैंड उठाता है और अपनी आंखों को ढक लेता है और इसके बाद बड़ी मुश्किल से उस लाइट को देखता है तो वो लाइट काफी ज्यादा अजीब साइज की होती है जिससे काफी स्ट्रॉन्ग चुभने वाली कोल्ड एयर रिलीज हो रही होती है जिससे जो यान बुरी तरीके से हाँफने लगता है और कहता है ये काफी अजीब है। हालांकि ये लाइट ज्यादा देर तक शाइन नहीं होती और कुछ टाइम के बाद ये गायब हो जाती है। साथ ही ये काफी कोल्ड थी और काफी ज्यादा हाई स्पिरिचुअल पावर इसके अंदर लग रही होती। तभी ओल्ड झान की आवाज आती है जो यान यही घोस्ट सोल है। तभी जॉन कहता है घोस्ट सोल और जॉन डर जाता है, उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी फ्लेम जैसी कोई रियल चीज वास्तव में यहाँ दिखाई देगी। तभी वो कहते हैं हाँ घोस्ट सोल ये आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए तुम्हें इसे प्राप्त करने का कोई ना कोई रास्ता खोजना होगा। साथ ही यहाँ के जगह पर एनर्जी काफी ज्यादा है और आपको सप्रेस कर रही है, इसलिए मुझे लगता है कि पहले तुम्हें अंदर जाना चाहिए और इस दबाव से बाहर निकलना चाहिए। साथ ही अलर्ट रहना, जिसपे जॉन कोई भी क्वेश्चन नहीं करता क्योंकि अब वो पहले ही यहाँ पे आ चुका था तो डरने का भी कोई सवाल ही नहीं उठता था। इसीलिए वो स्टोन गेट के अंदर की तरफ बढ़ने लगता है और जैसे ही वो स्टोन गेट के अंदर कदम रखता है तो ये पावरफुल सप्रेसिंग
और 1 मिनट के अंदर गायब हो जाता है और जोयान को काफी रिलैक्स फील होता है, जिसके बाद उसकी स्पीड काफी तेज हो गई होती है और वह काफी खुश होता है। और जोयान बिना किसी रुकावट के तेजी से उस गलियारे से गुजरते हुए एनर्जी बैरियर को पास कर लेता है और इसके बाद उस एनर्जी बैरियर के पास आते ही जोयान उसके सामने कोई जल्दबाजी नहीं दिखाता। तभी ओल्ड जान कहते हैं, भाई ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। साथ ही वो भी इसकी काफी तारीफ कर रहे होते हैं, जिसके बाद ओल्ड जान कहते हैं, हालांकि ये स्ट्रॉन्ग है लेकिन तुम इसके अंदर जा सकते हो, मुझे नहीं लगता ये तुम्हें कोई भी नुकसान पहुंचाने वाला है, यहाँ पे तुम्हारा राज है छोटे साथी। जोयान ये सुनकर थोड़ा सा झिझकता है, लेकिन वो अपनी सारी एनर्जी को शो करते हुए आगे बढ़ने लगता है और अंदर एंटर होते ही जोयान की आंखों के सामने एक आइकॉनिक क्रिस्टल जैसे साइन होते हुए पैलेस दिखाई देता है और ये उस पैलेस का एक डमी छोटा सा पैलेस होता है जिसे जोयान ने बाहर देखा था। साथ ही जो ये पूरा क्रिस्टल पैलेस होता है सब कुछ दिख रहा होता है और इसके अंदर वेन्स की तरह कुछ पाइपलाइन दिखाई दे रही होती है, जिनके अंदर से लिक्विड जैसी कोई चीज फ्लो हो रही होती है और उसके अंदर एनर्जी की कुछ फीकी फीकी लाइट्स भी शो हो रही होती है, जो की धीरे धीरे इस महल को लाइट अप कर रही होती है और पावरफुल ऑरा प्रोड्यूस कर रही होती है। जोयान ये देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है, लेकिन कहता कुछ भी नहीं। डायमंड ग्रेवयार्ड के अंदर उसे ऐसी किसी चीज से मिलने की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी और जैसे जैसे जोयान आगे बढ़ता जा रहा होता है, तेज लाइट जोयान की तरफ साइन हो रही होती है, जैसे वो जोयान को रास्ता दिखा रही हो। जिसके बाद जोयान को घोस्ट सोल एक बार फिर से दिखाई देती है, लेकिन वो पलक झपकते ही गायब हो जाती है। जिसके बाद पैलेस के एंट्रेंस गेट में एंटर करने के बाद जोयान उसकी आंखों के सामने जो आता है वो होता है आलीशान हॉल, लेकिन यह खाली था। हॉल के अंदर 4 क्रिस्टल पिलर होते हैं, जिसके अंदर काफी पावरफुल मैजिकल कोर और कई सारे रेयर इंग्रेडिएंट और मेटल होते हैं। जिसके बाद महल के सबसे अंदर दीवार के सामने एक बेहद ऊंची स्टैचू खड़ी हुई होती है और ये स्टैचू बिल्कुल जिंदा लग रही होती है, जिसके अंदर से इतना पावरफुल ऑरा जनरेट हो रहा होता है, जो कि दुनिया की हर एक चीज को अपने सामने चीटी दिखा रहा होता है। हालांकि जोयान इसके बाद हॉल के अंदर कदम रखता है और हॉल के अंदर उस स्टैचू के सामने कुछ फ्लक्चुएशन होता है और इसके बाद वहाँ पे एक एल्यूजनरी फिगर अपीयर होती है, जो कि एक एल्यूजनरी सोल की तरफ घूमती हुई दिखाई दे रही होती है। जिसके बाद ये धीरे धीरे ठोस होती जाती है, तो जोयान देख सकता था ये लाल कपड़ों वाला, लाल बालों वाला एक खुसड़ बुढ़ा होता है, जो कि बिल्कुल उसी स्टैचू जैसा लग रहा होता है। जिसके बाद वो कहता है, हद है मेरी फूटी किस्मत की, मैं ना जाने कितने लाखों सालों से इंतजार कर रहा हूँ और मुझे मिला भी। तो ये छोटा सा बच्चा जिसकी पावर 2 स्टार डाउडी पर है, ये दिन देखने के लिए मैं भटक रहा था। और ऐसा कहते वो जोयान की तरफ चलने लगता है। ये देखकर जोयान तुरंत कहता है, सीनियर सीनियर सीनियर, मैं इस जगह पे घुसना नहीं चाहता था, अगर मैंने आपको परेशान किया तो मुझे माफ करिएगा सीनियर। और जोयान तुरंत ही उन्हें ग्रीट करता है। आखिरकार भाई सामने वाले बंदे थे जो ऑरा रिलीज हो रहा था ना, उससे जोयान की फटके चौराहा हो रही थी और जोयान काफी घबराया हुआ और पावरलेस फील कर रहा होता है। यहाँ तक कि 2 स्टार डाउडी लेवल का वॉरियर इस सामने वाले ओरिजिन के सामने खुद को खुद चींटी की तरह मान रहा था, तो सामने वाला बंदा क्या मान रहा था खुद ही सोच लो। तभी वो सोल कहती है, अरे बच्चे, किस्मत तो मेरी फूटी है, तुम क्यों डर रहे हो, तुम टेंशन फ्री हो सकते हो, मैं तुम्हें कोई चोट नहीं पहुंचाऊंगा, मैं तो वैसे भी यहाँ पे तुम्हारे आने का ही वेट कर रहा था, कुछ खा पी के नहीं आ सकते थे, कितने दुबले पतले हो तुम। और इसके बाद वो लाल बालों वाला ओल्ड मैन अपने ऑरे को कंट्रोल करता है और ऐसा लगता है जैसे ये बिल्कुल खूसड़ बुढ़ा और इसके पास कोई भी ऑरा ना हो, इतना ज्यादा सप्रेस कर लेता अपने ऑरे को। जिसके बाद जोयान को जो दबाव महसूस हुआ था वो कम होता है, लेकिन अभी भी जोयान सामने वाले बंदे से दबाव फील कर सकता था। जिसके बाद वो कहता है, सॉरी, जान लाओ कहता है, ये ऑरा, ये ब्रीथ, डेमन एम्परर, ब्लड डेमन, जुआन हुआंग, हेवन और अर्थ के डिजास्टर के रीजन डेमन एम्परर, ब्लड डेमन जुआन हुआंग है ये। जान लाओ की आवाज काफी ज्यादा सरप्राइज होती है और जोयान के कान में जाती है, तो जोयान का दिमाग गूंजने लगता है। डेमन एम्परर जो डिजास्टर ला सकते थे, ब्लड डेमन जुआन हुआंग, ये ओल्ड मैन क्या इतना खतरनाक पर्सन है। हालांकि तभी वो ओल्ड मैन जब जोयान के करीब पहुंचता है तो तुरंत ही अपनी भौहें से कोड़ते हुए जोयान को घूरता है और इसके बाद उसका ऑरा चारों तरफ फैलते हुए वो तुरंत ही कहता है, क्या तुम इंसान हो, तुम यहाँ कैसे आए, मुझे ये मत बताओ कि तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो। और अपने पावरफुल ऑरे के साथ वो जैसे ही जोयान के ऊपर दबाव डालते हैं तो जोयान हिलना बंद कर देता है, उसके घुटने मुड़ने लगते हैं और उसके इनर बॉडी ऑर्गन्स लगभग हिलने लगे थे। तभी जोयान कहता है, मैं बस वो टहलते हुए यहाँ आ गया, मैं मॉर्निंग वॉक पे निकला था और वॉक करते करते यहाँ पे आ गया। साथ ही यहाँ पे जोयान अपने एनर्जी को शो करता है और घुटने बिल्कुल भी नहीं झुकाता, बल्कि फोर्सफुली खुद को खड़ा किए हुए होता है। तभी एल्डर कहते, बस ऐसे ही मॉर्निंग वॉक करते हुए अंदर आ गए, क्या तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? बस केवल 2 स्टार डाउडी लेवल की स्टार्टिंग लेवल की पावर के साथ तुम यहाँ कैसे आ सकते हो? क्या तुम्हें नींद में चलने की बीमारी है? तुम्हारी मुझे धोखा देने की हिम्मत कैसे हुई? जिसके बाद ओल्ड मैन अपने कदम को आगे बढ़ाते हुए जोयान की पूरी खोपड़ी को अपनी हथेली से पकड़ लेता है, लेकिन जैसे ही वो जोयान की खोपड़ी की झोपड़ी को पकड़ता है उसका ऑरा तुरंत ही शांत हो जाता है और उसकी आंखें अचानक ही शक भरे तरीके से साइन होती हैं। और इसके बाद वो कुछ समझते हुए अचानक से कहता है, मैं देख सकता हूँ कि शायद ये ऐसा ही है। लड़के, तुम्हारी किस्मत सच में काफी अच्छी है। अफसोस की बात है कि मैं यहाँ पे
किसी रॉयल पर्सन का इंतजार कर रहा था। अच्छा अच्छा अच्छा। और ऐसा कहते हो वो वापस से अपना ऑरल वापस ले लेते हैं। अबे साला खूसड़ बुड्ढा सठिया गया है का भाई, अभी ऑरा दिखा रहा है फिर वापस ले रहा है, अभी मारना था फिर छोड़ना था, करना क्या है जल्दी करो, सस्पेंस में मत डालो यार। जिसके बाद वो कहता है छोटे साथी शायद यही हमारी डेस्टिनी है कि तुम ही यहाँ आ सकते हो, चलो अब बेकार में कोई और बात नहीं करते, मेरे साथ आओ। और इतना कहने के बाद ओल्ड मैन जोयान के आंसर को सुने बगैर तुरंत ही मुड़ते हुए स्टोन की तरफ चला जाता है। और जाहिर सी बात थी ओल्ड मैन रॉयल पर्सन था अपने टाइम का, फुल टू ठरकी, अपना ठरकी से भी बड़ा ठरकी। जिससे जोयान भी एम्बेरस होते हुए स्माइल करता है कि डेमन ट्राइब का एशियन टेम्परर वास्तव में आज उसके सामने है। और उसे भी फील हो गया कि वो डेमन ट्राइब से नहीं है, लेकिन वास्तव में आखिरकार उसने उसे देखने के बाद और ये जानने के बाद भी उसे मारा क्यों नहीं, बल्कि वो सेटिस्फाइड क्यों लग रहा था। इससे तो जोयान भी हैरान होता है कि वो ऐसा काहे बिहेव कर रहा है हमारे साथ, हमको पेल काहे नहीं रहा, देख रहे हो, मतलब ये चाहता है कि इसे पेल दिया जाए। जिसके बाद जान कहता है उलझान आखिरकार हो क्या रहा है। तभी उलझान कहते हैं अरे चिंता मत कर रे बाबा, मैं तेरे को बोला ना फ्यूचर में सब कुछ पता चल जाएगा, काय को टाम खोटी कर रहा है, अंदर जाने का ना। साला ये जॉन को कुछ बताता कहे नहीं है, सब फ्यूचर में पता चल जाएगा, फ्यूचर में पता चल जाएगा। जिसके बाद ओल्ड मैन का पीछा करते हुए जॉन काफी सारी गलियों से होकर गुजरता है और अब तो जोयान को भी याद नहीं था कि उसने कितनी गलियां पार कर ली। और इसके बाद अंत में वो इस पैलेस के सेकंड फ्लोर पर पहुंचता है तो जोयान के सामने चिर परिचित सीन दिखाई देता है, ब्लड पूल, जिसे उसने गोल्डन टावर के अंदर देखा था। लेकिन यहाँ का ब्लड गोल्डन टावर के कंपैरिजन में काफी ज्यादा गाढ़ा लग रहा होता है और इसके अंदर के बुलबुले उबलते पानी की तरह बुलबुला रहे होते हैं और फूट रहे होते हैं। और उसके सामने खड़ा हुआ ओल्ड मैन उसे देख रहा होता है, उसके हाथ उसके पीठ के पीछे होते हैं। जिसके बाद वो जोयान से कहता है तुम एक ह्यूमन ट्राइब से हो, लेकिन तुम में डेमोनिक ट्राइब का भी ब्लड है, इसे तुम्हारे लिए ब्लेसिंग कहा जा सकता है और ये शायद हमारे मदर फादर की ब्लेसिंग है कि तुम यहाँ आ सकते हो, इसीलिए मैं ठीक है तुम्हें ये ब्लेसिंग्स दूंगा। जिसके बाद ओल्ड मैन ब्लड पूल की तरफ इशारा करते हुए कहता है छोटे साथी, हालांकि तुम्हारे पास डेमोनिक ब्लड है लेकिन ये ब्लड काफी ज्यादा वीक है, इसीलिए मुझे लगता है कि तुम्हें इस ब्लड पूल के अंदर कल्टीवेट करना चाहिए और ट्रेनिंग करनी चाहिए, जिससे तुम्हारे ब्लड की प्योरिटी बढ़ जाएगी। इसलिए तुम इस ब्लड पूल के अंदर जा सकते हो और ज्यादा से ज्यादा केवल कुछ ही घंटों तक कल्टीवेट कर सकते हो। अगर तुम इसे ज्यादा देर बर्दाश्त ना कर सको, तुम जितना कर सकते हो उतना ही करना। तभी जॉन जैसे ब्लड पूल को देखता है तो कहता है उई मैया, क्योंकि अभी तो कुछ दिन पहले जॉन ने काफी ज्यादा पेन बर्दाश्त किया था ब्लड पूल के अंदर, अब फिर से वही सीन, तो थोड़ा सा झिझकता है। जिसके बाद जॉन कहता है जब मैं पिछली बार इसके अंदर गया तो मैं 2 स्टार डाउडी के इंटरमीडिएट लेवल पर था, जिससे 2 स्टार डाउडी पर आ गया, अब अगर मैं इसके अंदर गया तो मैं बचूंगा भी या नहीं। तभी ओल्ड जॉन कहते हैं इसे अब्सॉर्ब करना कोई बुरी बात नहीं है और तुम अगर स्टार्टिंग पॉइंट में आ भी जाते हो तो भी ये तुम्हारी पावर को फिर बढ़ा देगा। साथ ही ये टाइम अब पिछली बार से अलग है छोटे साथी, यहाँ पे तुम्हारी पावर को घटना नहीं चाहिए। और वैसे ही मेरे पास अब कहने के लिए कुछ नहीं है, तुम्हें इतनी अच्छी चीज को नहीं छोड़ना चाहिए। यहाँ तक कि ओल्ड जॉन भी थोड़ा सा एक्साइटेड दिखाई दे रहे होते हैं और जोयान भी उनकी आवाज से उनके एक्साइटमेंट को पता लगा लेता है। इसलिए वो ये सब सोचना बंद करके अपने कपड़े उतार कर नंगा पुंगा पी के बन के सीधा ही ब्लड पूल के अंदर कूद जाता है। जैसे ही जॉन ब्लड पूल के अंदर कूदता है तो उसे काफी ज्यादा तेज पेन होने लगता है, लेकिन ये उसके उम्मीद के मुताबिक नहीं था। ये पेन भी उसे काफी रिलैक्स फील करा रहा होता है और जोयान को पता नहीं था कि कैसा क्यों हो रहा है। क्या ऐसा इसलिए क्योंकि उसके पास डेमोनिक ब्लड लाइन है, साथ ही उसके अंदर का ब्लड कौन सा ब्लड था जिसे रॉयल ब्लड भी सप्रेस नहीं कर पा रहा था। जिसके बाद ब्लड पूल की सारी एनर्जी धीरे धीरे जोयान के एक टॉनिक की तरह उसकी बॉडी के अंदर एंटर होने लगती है और जोयान का दर्द धीरे धीरे कम होने लगता है। तभी ब्लड डेमन एम्पर जुआन हुआंग जोयान की तरफ देखते हुए स्माइल करते और कहते हैं छोटे साथी तुम्हारा नाम क्या है। तभी जोयान जो कि अपने तोप गोले के साथ ब्लड पूल के अंदर क्रॉस लेग करके बैठा हुआ था तुरंत ही कहता है मैं महाशक्तिशाली जोयान हूँ। तभी ओल्ड पर्सन जोयान की तरफ देखते हुए हंसता है और कहता है तो क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ। जिस पे जोयान कहता नहीं जानता। हालांकि मैं जानता हूँ लेकिन मैं ये कहने की हिम्मत नहीं कर सकता कि मैं जानता हूँ। इस टाइम पे जॉन उन्हें ये बताने की हिम्मत नहीं करता जो ओल्ड जॉन ने उसे बताया था। तभी ब्लड एम्परर जुआन हुआंग तुरंत ही कहते हैं मैं मूल तौर पर डेमन ट्राइब का डेमन एम्परर हूँ, डेमन एम्परर था और मुझे ब्लड डेमन जुआन हुआंग कहते हैं। जिसके बाद वो जुआन हुआंग जोयान को तबाही के बारे में बताते हैं। हालांकि जॉन पहले से ही एशियन डिजास्टर के बारे में कुछ चीजें जानता था, पर जैसे ही वो अपने सामने के ओल्ड मैन से ये चीजें सुनता है तो उसकी हार्ट बीट और भी ज्यादा बढ़ जाती है। उसके लिए ये कल्पना करना कठिन था कि उसके सामने वाला दबंग दिखने वाला ये ओल्ड मैन सच में उस टाइम पे पूरे डाउडी कॉन्टिनेंट के अंदर हावी हो सकता था। तभी जॉन कहता अब तो हजारों साल हो गए, आप बाहर क्यों नहीं जाते। ये सुनकर वो तुरंत ही कहते हैं बाहर छोटे साथी मैं सचमुच बाहर जाना चाहता हूँ, लेकिन मैं वास्तव में डिजास्टर में गिर चुका हूँ, मर चुका हूँ और जो अब तुमसे बात कर रहा है वो सिर्फ एक सोल क्लस्टर है। मैं यहाँ हजारों सालों से किसी का इंतजार कर रहा था ताकि मैं अपना काम पूरा कर सकूं। साथ ही मैं डेस्टिनी द्वारा डिसाइडेड एक पर्सन का वेट कर रहा था और देखो डेस्टिनी ने तुम्हें चूज किया है
और अब जाकर जॉन को पता चलता है कि उसके सामने का ब्लड डेमन एम्परर केवल एक सोल क्लस्टर और वास्तव में वो अपनी पावर से ही उसे सप्रेस कर सकता है। यहाँ तक कि उसकी 9 स्टार डाउडी लेवल की पावर होनी चाहिए जो उसकी सोल बॉडी को भी उसकी फिजिकल बॉडी में बदल सकती है। और 2 स्टार डाउडी वाला जोयान तो इसे पता नहीं कर सकता था। जिसके बाद वो कहते हैं एशियन डिजास्टर के दौरान गोस्ट एम्परर ने यानी वही जो डाउ जियान पर था अनगिनत पावरफुल डेमंस को हराया था और यहाँ पे उन्हें दफन कर दिया गया था। और यह डेमोनिक ग्रेवयार्ड है जहाँ तक कि डेमोनिक ट्राइब के काफी सारे पावरफुल पावर हाउसेस के पास काफी पावरफुल स्पिरिचुअल पावर थी जो यहाँ पे गिरे थे, इसलिए उनकी सोल अभी तक डिस्ट्रॉय नहीं हुई। इसीलिए इस क्रिस्टल पैलेस ने उन सभी की पावरफुल सोल बॉडीज को ऑब्जर्व करके उन्हें रिट्रीट किया और क्रिस्टल पैलेस के अंदर सील कर दिया। यहाँ तक कि डेमन ट्राइब एक बार फिर से ग्लोरी तक पहुँचाने और पावरफुल बनाने के लिए सभी सुप्रीम डेमोनिक वॉरियर्स ने अपने बॉडी के डिवाइन पावर, ब्लड एसेंस और अपने इनहेरिटेंस को ब्लड एसेंस के साथ बाहर निकाल दिया और ब्लड पूल बनाया ताकि वो अपने डेमोनिक क्लेन के किसी सबऑर्डिनेट के पावर को सुधार सके ताकि वो बाकी सबको मारकर एक बार फिर से इस पैलेस को बाहर लेकर जाए। हालांकि काफी सारी रिस्ट्रिक्शंस के साथ अब मैं केवल एक सोल बॉडी में ही बचा हुआ हूँ और आने वाले सक्सेसर का ही वेट कर रहा था। साथ ही मेरी जो सोल थी वो उसी स्टोचू में रहती थी और जब कोई हॉल में एंटर कर सकता है तभी केवल वो सोल दिखाई देगी। और क्योंकि ये सोल बॉडी तो इसके अंदर की एनर्जी अब ज्यादा नहीं है, साथ ही अब ये और ज्यादा लॉन्ग टाइम तक नहीं टिकेगी और कुछ टाइम के बाद डिस्ट्रॉय हो जाएगी। साथ ही मैंने सोचा था कि जो लोग यहाँ पे एंटर होंगे वो शायद डेमोनिक क्लेन के रॉयल ब्लड जैसे स्ट्रॉन्ग पर्सन होंगे और स्वाभाविक तौर पर मैं उन्हें सक्सेसर बनाने ले जाऊंगा। लेकिन अब प्रत्याशित है कि जो आया वो एक ह्यूमन ट्राइब से था। शायद इसे डेस्टिनी माना जा सकता है। तभी जॉन कहता है कि ये कैसे माना जा सकता है कि मैं वही पर्सन हूँ जिसका आपको इंतजार था और यह डेस्टिनी कैसे हो सकती है। जॉन अपने दिल में थोड़ा सा उलझन फील कर रहा होता है। तभी डेमन एम्परर कहते हैं तुम एक इंसान हो लेकिन तुम्हारी बॉडी में मेरे डेमोनिक क्लेन का ब्लड है, जहाँ तक ये ब्लड मेरी पावर और प्रेशर को भी झेल सकता है और तुम यहाँ आ सकते हो, जिसका मतलब है कि तुम ही वही इंसान हो जिसका मैं इंतजार कर रहा था। तभी जॉन कहता है सीनियर क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? यहाँ पे इतने सारे डैमेज थे फिर भी यहाँ कोई इंटर नहीं कर सकता तो मैं क्यों कर सकता हूँ? यहाँ तक कि मैं तो डेमन रॉयल फैमिली का मेंबर भी नहीं हूँ। जॉन का क्वेश्चन सुनकर डेमन एम्परर थोड़ा सा लड़खड़ा जाते हैं, जिसके बाद वो कहते हैं माफ करना छोटे साथी, मैं तुम्हें ये अभी तो नहीं बता सकता लेकिन फ्यूचर में तुम्हें ये पता चल जाएगा। और वैसे तुम्हें केवल इतना जानने की जरूरत है कि अभी तुम वही लकी पर्सन हो जिसका मैं इंतजार कर रहा था। और ऐसा कहते हो वो काफी कमिटेड तरीके से इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। तभी जोयान भी उदास होता है कि साला सब मेरा चूतिया काट रहे हैं। ओल्ड जान भी कह रहा है फ्यूचर में पता चल जाएगा, ये भी कह रहा है फ्यूचर में पता चल जाएगा, कुछ पता चल ही नहीं रहा है। तो चलो गाइस इसी के साथ अब ये एपिसोड यहीं पेंड करूंगा। लाइक से सब्सक्राइब मार देना। वीडियो कैसा था बता देना। मुझे लगता है ये वीडियो झमाझम था तो नेक्स्ट वीडियो आएगा हमारा थोड़ा जल्दी, हम ट्राई करेंगे बट देखते हैं क्या होने वाला है। और हाँ, सेकंड चैनल सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय 3M फैमिली, टाटा।